आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अगला टॉपिक है बर्नौली की प्रमेय व उसके अनुप्रयोग। बर्नौली की प्रमेय व उसके अनुप्रयोग। बर्नौली प्रमेय को हम पहले सिद्ध करेंगे, उसके बाद उसके अनुप्रयोगों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बर्नौली प्रमेय। बर्नौली एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया कि किसी एक असमान अनुप्रस्थ काट वाली नलिका ली और उसमें कोई द्रव्य भरा हुआ है जिसका घनत्व है रो, और इसमें ये प्रवाह है वो कैसा हो रहा है, धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है। और नली में दो तल मानेंगे, एक तो तल है LM, दूसरा है NO। ये दो इस नली के क्या है, तल है। और इन दोनों तलों की संदर्भ तल x से ऊंचाई है H1 और H2। संदर्भ तल कहते हैं कोई भी एक हम आधार तल मानेंगे, जैसे इसमें x एक संदर्भ या आधार तल है। मान लीजिए कि इन संदर्भ तलों पर नली का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 V1 और A2 V2 है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ पर A1 है और दूसरे सिरे यहाँ पर कितना है, A2 है। और जहाँ पर क्षेत्रफल A1 है वहाँ पर द्रव्य का वेग है V1, और जहाँ पर क्षेत्रफल A2 है वहाँ पर द्रव्य का वेग है V2। वहाँ पर द्रव्य का वेग क्या है, V2 है। आइए देखिए एक बार हम इस चित्र को दोबारा से पढ़ें। मान लीजिए कि एक असमान अनुप्रस्थ काट की कोई नली है जिसमें कोई द्रव्य जिसका घनत्व रो है वो भरा गया है, और धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है। कैसा प्रवाह हो रहा है, धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है। अब नली के दो तल है LM व NO की हम कल्पना करेंगे, जिनकी संदर्भ तल से ऊंचाइयां हैं x से ऊंचाइयां क्रमशः H1 और H2 है। माना इन तलों पर नली का अनुप्रस्थ काट व द्रव्य का वेग A1 V1 और A2 V2 है। माना इन तलों पर दाब क्रमशः P1 और P2 है। जो वह तल जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है, यहाँ पर द्रव्य का वेग V1 है, और यहाँ पर नली में दाब कितना है, P1 है। और जहाँ पर नली में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है वहाँ पर द्रव्य का वेग V2 है और दाब का मान कितना है, P2 है। द्रव्य को तल LM से लेकर के NO तक ले जाने में दाब ऊर्जा द्वारा कार्य किया जाएगा। भाई LM तल है वो नीचे है और NO तल है वो LM तल की तुलना में ऊंचाई पर स्थित है। LM तल तो नीचे है, H1 का मान कम है, H2 का मान ज़्यादा है। तो हम द्रव्य को LM तल से लेकर के NO तक ले जाएंगे तो दाब ऊर्जा के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कार्य करना पड़ेगा। और LM तल से NO तल तक ले जाने में किया गया प्रति सेकंड कार्य कितना होगा, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, और बल बराबर होता है दाब गुणा क्षेत्रफल। तो W बराबर हो जाएगा P1 A1 गुणा V1 माइनस P2 A2 इंटू V2। ये कार्य का सूत्र कैसे आया हम समझेंगे। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, बल बराबर होता है दाब गुणा क्षेत्रफल, और विस्थापन होता है वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन बराबर हो जाएगा वेग गुणा समय। ये वेग, समय 1 सेकंड है, गुणा 1 हम नहीं लिखेंगे। और किए गए कार्य का मान ज़्यादा में से कम को हमें घटाना है। P1 A1 V1 का मान पॉजिटिव होगा, P2 A2 V2 का मान नेगेटिव होगा। ऐसा कैसे पता चला कि कौन सा मान पॉजिटिव है कौन सा मान नेगेटिव है। देखिए हम द्रव्य को LM तल से ले जा रहे हैं और NO तल तक ले जाएंगे। तो LM तल जो पहले आएगा उस पर P1 A1 V1 का मान धनात्मक होगा, और उसमें से P2 A2 V2 यानी अगले वाले तल का हम घटाएंगे तो हमारे पास प्रति सेकंड किया गया कार्य आएगा। और हमने सातत्य समीकरण पढ़ी है, A गुणा V बराबर नियतांक होता है, यानी A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर A इंटू V। हमने सातत्य समीकरण यहाँ तक लिखी थी, इतनी ही हमें पता है।
ये बराबर एम बटा रो कैसे आया भाई? सातत्य समीकरण का सूत्र देखिए क्या है, एरिया ए इंटू वेग, एरिया इंटू वेग यानी क्षेत्रफल गुणा वेग। क्षेत्रफल गुणा वेग किसके बराबर होगा? एक सूत्र होता है क्षेत्रफल गुणा वेग बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व। क्षेत्रफल गुणा वेग बराबर एम बटा रो, ये होता है सातत्य समीकरण। यहाँ पर एम क्या है? प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव्य की मात्रा है। समीकरण 2 को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 है उसमें से मान है वो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 से हम समीकरण नंबर 1 में जो ही हम मान रखेंगे हमारे पास आएगा W बराबर, ये देखिए ए गुणा वी की जगह हम एम बटा रो लिख देंगे, A2 गुणा V2 के स्थान पर भी हम एम बटा रो लिख लेंगे और कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा P1 माइनस P2 इंटू एम बटा रो, समीकरण नंबर 3। देखिए तल NO व LM के मध्य गतिज ऊर्जा प्रति सेकंड में अंतर ज्ञात कीजिए। गतिज ऊर्जा प्रति सेकंड अंतर होता है डेल्टा के ई यानी डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। तो 1/2 m तो हमने कॉमन ले लिया और v2² माइनस v1² कर दिया, क्योंकि हमारे पास वेग 2 है, एक पहला वेग v1 है, दूसरा वेग v2 है और v2 का मान ज़्यादा है और v1 का मान कम है, तो v2² माइनस v1²। इसी प्रकार जो तल है NO व LM के मध्य प्रति सेकंड स्थितिज ऊर्जा में अंतर, सबसे पहले याद रखना है बर्नौली प्रमेय सिद्ध करते समय सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कार्य, उसके बाद में हम ज्ञात करेंगे प्रति सेकंड गतिज ऊर्जा में अंतर, उसके बाद हम ज्ञात करेंगे प्रति सेकंड स्थितिज ऊर्जा में अंतर। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh, तो डेल्टा PE बराबर हो जाएगा mg, h के स्थान पर 2 ऊंचाई है h2 और h1, तो हम h2 में से h1 घटा देंगे यानी ज़्यादा में से कम को घटा देंगे। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि कुल ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर होता है। ये कार्य ऊर्जा पर में हम कक्षा 11 में पढ़कर आए हैं कि किए गए कार्य का मान कुल ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। कुल ऊर्जा परिवर्तन है डेल्टा के ई प्लस डेल्टा PE यानी कुल गतिज ऊर्जा में परिवर्तन प्लस कुल स्थितिज ऊर्जा में अंतर। डेल्टा के ई और डेल्टा PE दोनों का मान हम रख देंगे। जो ही हम दोनों का मान रखेंगे हमारे पास आएगा P1 m बटा रो माइनस P2 m बटा रो बराबर 1/2 m। ये W का मान हमने ज्ञात किया है सबसे पहले कार्य का, वो मान है बराबर 1/2 m v2² माइनस v1² प्लस mg h2 माइनस h1। तो 1/रो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, पूरे की पूरे समीकरण में m आ रहा है तो उस m का हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। 1/रो हम कॉमन ले लेंगे, तो LHS में हमारे पास बचेगा P1 माइनस P2 बराबर 1/2 v2² माइनस v1² प्लस g h2 माइनस h1। अब देखिए 1 वाले पदों को एक साइड में ले ले, 2 वाले पद है वो उनको एक साइड में ले लेंगे। 1 वाले पद है P1/रो प्लस 1/2 v1² प्लस g h1 और P2 के पद है P2/रो प्लस 1/2 v2² प्लस g h2। जो ही हम एक साइड में लेंगे और पूरे की पूरी समीकरण को अब हम रो से गुणा कर देंगे। जो ही हम रो से घनत्व से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा P1 प्लस 1/2 रो v1² प्लस रो g h1 बराबर, यहाँ पे 1 है रो जी h1 बराबर P2 प्लस 1/2 रो v2² प्लस से रो जी h2। ये समीकरण नंबर हमारे पास 6 है। समीकरण नंबर 6 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि एकांक आयतन की दाब ऊर्जा P प्लस एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा 1/2 रो v² प्लस एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा, तीनों का योग क्या हो रहा है? कांस्टेंट हो रहा है। यही बर्नौली प्रमेय है, अर्थात धारा रेखीय प्रवाह है कि किसी भी स्थान पर इकाई आयतन में दाब ऊर्जा यानी P, गतिज ऊर्जा यानी 1/2 रो v² व स्थितिज ऊर्जाओं का योग सदैव नियत रहता है, जबकि द्रव्य कैसा हो? आदर्श हो। यही बर्नौली प्रमेय है।
अब देखिए बर्नौली प्रमेय को एक अन्य रूप में भी लिखा जाता है। देखिए समीकरण नंबर 7 है, उसमें हम रो जी का भाग दे देंगे। पूरी की पूरी समीकरण में किसका भाग देंगे? रो इंटू जी का हम भाग दे देंगे। हमारे पास समीकरण नंबर 7 आई थी, उस समीकरण नंबर 7 में ये देखिए पूरी की पूरी समीकरण में हम किसका भाग देंगे? रो इंटू जी का भाग दे देंगे। तो पी के बट्टा में आ जाएगा रो इंटू जी, और इस दूसरे टर्म में रो से रो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/2 वी स्क्वायर बटा जी, और यहाँ पे रो जी से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एच बराबर कांस्टेंट। ये देखिए ये समीकरण हमारे पास आ जाएगी। इसे हम कहेंगे एच पी, एक अलग टर्म है उसके रूप में भी लिखा जा सकता है, एच पी प्लस एच के प्लस एच जी बराबर कांस्टेंट। यहाँ पे एच बी क्या है? दाब शीर्ष, एच की है गतिज शीर्ष, एच जी है स्थितिज गुरुत्वीय शीर्ष। तीनों को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। अर्थात धारा रेखीय प्रवाह के किसी भी स्थान पर दाब शीर्ष एच पी, गतिज शीर्ष एच के व गुरुत्वीय शीर्ष एच जी का योग सदैव नियत रहता है। अब देखिए हम ये तो गतिज ऊर्जा है, ये तो बर्नौली प्रमेय है, और ये बर्नौली प्रमेय का एक अन्य रूप है। हमें बर्नौली प्रमेय को सिद्ध करने के लिए केवल समीकरण नंबर 7 के नीचे ये यहाँ तक लिखा हुआ है, जब द्रव्य आदर्श हो, यहाँ तक याद करना है। लेकिन अगर परीक्षा में ऐसे पूछा जाए कि बर्नौली प्रमेय को दाब शीर्ष, गतिज शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष के पदों में लिखो, या तब हमें समीकरण नंबर 12 तक डेरिवेशन करना है। उसके बाद देखिए हम बर्नौली प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, यानी बर्नौली प्रमेय को हम कहाँ कहाँ उपयोग में ले सकते हैं, या बर्नौली प्रमेय हमारे जीवन में क्या क्या काम आती है। बर्नौली प्रमेय का अनुप्रयोग है एक तो टेरिसोली प्रमेय, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। टेरिसोली प्रमेय क्या है और इस टेरिसोली प्रमेय की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है हेलीकॉप्टर का उड़ना ऊपर उठना, ये बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। कणित्र का सिद्धांत, कणित्र एक उपकरण है, यह भी किस पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। पिटोट ट्यूब द्वारा हवाई जहाज का वेग ज्ञात करना, यह बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। वेंचुरी मीटर से प्रति सेकंड द्रव्य के प्रवाह का मापन करना, यह बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। हमें एक तो टेरिसोली प्रमेय और दूसरा वेंचुरी मीटर, या वेंचुरी मीटर को वेंचुरी प्रवाह मापी भी कहते हैं, इन दोनों को पूरे विस्तार से व्यंजक स्थापित करते हुए हम स्थापित करेंगे। और बाकी सभी अन्य अनुप्रयोग हैं, इनको केवल 1 लाइन के क्वेश्चन के लिए आपको याद करना है। हमारे पाठ्यक्रम में टेरिसोली प्रमेय और वेंचुरी प्रवाह मापी या वेंचुरी मीटर दोनों को डिटेल से दिया गया है, जिनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेंचुरी प्रवाह मापी या वेंचुरी मीटर, इसको मैं वेंचुरी मीटर भी कहते हैं, और दूसरा नाम है इसका वेंचुरी प्रवाह मापी। आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आपको, इस चित्र को देखते ही आपको इस चित्र के 3 भाग दिमाग में आ रहे हैं। इस चित्र के कितने भाग हैं? 3 भाग है। सबसे पहले वाला भाग ये देखिए, इस चित्र को हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, और ये दूसरा भाग है, छोटी सी नलिका लगी हुई है, और ये तीसरा भाग है। यानी पूरा का पूरा चित्र है, पूरी की पूरी वेंचुरी प्रवाह मापी है, वो 3 भागों में डिवाइड है। और ये एक सम्मुख उपकरण है। इस उपकरण को हम एक साथ देखने पर हमें 3 भाग दिखाई दे रहे हैं। इस उपकरण की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? किसी भी द्रव्य का क्या ज्ञात कर सकते हैं? किसी भी द्रव्य के प्रवाह को माप सकते हैं। यानी वेंचुरी प्रवाह मापी या वेंचुरी मीटर का उपयोग बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? आप ये लिखेंगे वेंचुरी प्रवाह मापी या वेंचुरी मीटर की सहायता से द्रव्य के प्रवाह को मापा जा सकता है। 1 लाइन क्वेश्चन के लिए आप अलग से नोट करके रखें। इस वेंचुरी मीटर में क्या होता है कि एक क्षैतिज नली होती है जो एक ही अक्ष पर स्थित होती है। जैसे ये आपको सामने जो सम्मुख क्षैतिज नली दिखाई दे रही है, ये मान लीजिए कि एक ही अक्ष है एक्स एक्स डैश, उस पर स्थित है। कौन से अक्ष पर स्थित है? एक्स एक्स डैश पर स्थित है। और इस नली है, उस नली के क्या कि ये फर्स्ट और थर्ड दोनों भाग है, वो समान अनुप्रस्थ काट के दिखाई दे रही हैं। आपको इस वेंचुरी प्रवाह मापी में, इस वेंचुरी प्रवाह मापी का फर्स्ट और थर्ड भाग आपको एक जैसा लग रहा है। ये मैं
लिख देता हूँ, ये फर्स्ट भाग और ये थर्ड भाग, दोनों आपको एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे, यानी दोनों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, समान है। लेकिन ये बीच वाला भाग है, ये देखिए इससे छोटा पतला सा एक नली होता है, यानी पहले और तीसरी ये एक नलिका है पूरी पाइप की, इसकी तुलना में ये दूसरी नलिका है वो बहुत ही छोटी होती है। अगर हम पहली और तीसरी नलिका को हम C1 और C2 नाम दे दें तो C1 और C2 क्या है, समान अनुप्रस्थ काट के है। जबकि दूसरी वाली इस बीच वाली पतली नलिका को हम C3 नाम दे दें, यह C3 नलिका C1 और C2 के बीच में स्थित है। C1 और C2 दोनों तो समान अनुप्रस्थ काट के हैं, मान लीजिए कि इनका अनुप्रस्थ काट कितना है, A1 है, और बीच में जो C3 नलिका है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं कितना है, A2 है। आपको चित्र समझ में आ गया होगा, चित्र को आप अपनी कॉपी में बनाइए। आइए पढ़ना स्टार्ट करें। इस उपकरण की सहायता से द्रव्य के प्रवाह को मापा जा सकता है। इसमें एक क्षैतिज नली स्थित होती है, आपको दिखाई दे रही है। इसके दो भाग C1 व C2 समान अनुप्रस्थ काट के हैं, A1 होते हैं। देखिए दो भाग ये C1 और ये C2 दोनों समान अनुप्रस्थ काट के है, जबकि C3 उन नलियों की तुलना में कम अनुप्रस्थ काट A2 की होती है। बीच वाली नलिका है C2, ये देखिए C1 और बीच वाली नलिका है, इसका नाम दे देते हैं हम C3। तो ये बीच वाली नलिका C3 है, वो C1 और C2 दोनों से क्या है, कम अनुप्रस्थ काट की है। C1 और ये C2 और ये बीच वाली है C3, ये उससे कम अनुप्रस्थ काट की है। सभी नलियों का अक्ष एक क्षैतिज होता है, यानी सभी नलियां वो एक ही अक्ष पर स्थित है, चाहे वो एक्स एक्स डैश हो, चाहे वो वाई वाई डैश हो, चाहे वो जेड जेड डैश हो। हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे सामने सम्मुख हमारी स्क्रीन पे जो नलिका दिखाई दे रही है ये एक्स एक्स डैश पर स्थित है। नली के दो तल है, एक तो LM है और दूसरा NO है, और दोनों तलों पर दो मोनोमीटर लगे होते हैं, जहाँ पर हम क्या मोनोमीटर की सहायता से क्या ज्ञात कर सकते हैं, दाब ज्ञात कर सकते हैं। दो तल आपको चित्र में दिखाई दे रहे होंगे, LM और NO। ये है LM तल और ये है NO तल। LM तल और NO तल दोनों तलों पर क्या लगे होते हैं, दो मोनोमीटर लगे हुए हैं, और ये दोनों मोनोमीटर है, इनकी सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर जहाँ पर ये लगे होते हैं वहाँ पर दाब ज्ञात कर सकते हैं, वायु दाब। मान लीजिए कि LM तल पर जो मोनोमीटर लगा है वो मोनोमीटर क्या करेगा, इस नली पर यहाँ पर दाब मापेगा, वायुमंडलीय दाब। मान लीजिए उसने P1 मापा है, और दूसरा मोनोमीटर लगा है वो NO तल पर लगा है, और इसने अगर दाब मापा इस मोनोमीटर ने, मान लीजिए इसका दाब आया है P2। नली के दो तल LM व NO पर दो मोनोमीटर लगे होते हैं, जहां माना दाब क्रमशः P1 व P2 है। इन्हीं तल पर माना